अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तबीयत से ठीक है? देखें डियर स्टूडेंट्स, हम पार्ट 2 सेकंड ईयर मैथ और चैप्टर हम 3 कर रहे हैं, जो कि मैंने पहले बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसकी एक्सरसाइज हम 3.5 कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसमें क्या है, जो जिस तरह हम पीछे पढ़ रहे थे कि हमने पहले सिंपल 2 रूल पढ़े थे। पहले फंक्शन आगे डेरिवेटिव, बाद में फंक्शन न्यूमरेटर में डेरिवेटिव। फिर हमने क्या किया था, उन्हीं रूल को अप्लाई करते हुए आगे सब्स्टिट्यूशन टेक्निक यूज की थी। फिर सब्स्टिट्यूशन टेक्निक यूज करने के बाद उन्हीं रूल को अप्लाई करते हुए हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया था। अब हम आए हैं ऐसे क्वेश्चन पे जो हमारे जो पीछे वाली टेक्निक थी उनसे थोड़ा उससे थोड़ा हट के है। यानी यूं समझ लें कि ये जो हमारे पास है ये फैक्टर बन रहे हैं नीचे। यानी जो हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म है वो ऐसी आई हुई है कि यहाँ पे फैक्टर बन रहे हैं। जब ऐसी कंडीशन आ जाए फैक्टर बन रहे हो तो फिर हम वहां पे रूल अप्लाई करते हैं, केस अप्लाई करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का। और पार्शियल फ्रैक्शन का जब रूल हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेट करने के लिए, तो उसमें फिर हमने केस पढ़े हुए हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में भी 4 केस हमने तकरीबन पढ़े थे। 2 लीनियर के थे, 2 क्वाड्रेटिक के थे। जो लीनियर के हैं उसमें 2 केस जो है, एक नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, एक रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। जो हमने दूसरा केस पढ़ा था थर्ड, क्योंकि पहले 2 तो हो गए। पहला केस हो गया नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, सेकंड केस हो गया रिपीटेड लीनियर फैक्टर, और थर्ड केस आपके पास है इररिड्यूसिबल नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। फिर जो 4 केस है, लास्ट केस है, वो हमारे पास क्या है, इररिड्यूसिबल रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ होगा इंटीग्रल के अंदर ऐसा फंक्शन होगा जिसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए वही टेक्निक है जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, कि उसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर पूरा पढ़ा था। ये भी वही का वही है। आसान, ये इंटीग्रेशन 3.3 3.4 से आसान है। जो आप मुश्किल इंटीग्रेशन कर रहे हो 3.3 में 3.4 में, और ये आसान है। इसमें आपने क्या करना है, जस्ट वही पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के बाद आपको सादी सी सिंपल सी एक इंटीग्रेशन मिल जाएगी। वो अंत में आगे आपने क्या करनी है, उसकी इंटीग्रेशन करनी है। आप देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, जो बाई में टर्म है x² - ये ऐसी टर्म है कि अगर हम डिनोमिनेटर को देखें और न्यूमरेटर को देखें, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे x² है, x² का डेरिवेटिव 2x होता है, वो नहीं है ऊपर। -x का -1 होता है, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब है नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नहीं बन रहा। जब ऐसी कंडीशन है कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव नहीं बन रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने के लिए हम इसको पहले इसी इक्वेशन 1 कह देते हैं। इसी को जो हमारे पास इक्वेशन में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको इक्वेशन 1 कह के हम इसके ऊपर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। तो मैं इसको लिख रहा हूं 3x + 1 डिवाइडेड बाय x² - x + 6 के बाद के उसको अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। अब इसके बनाते हैं फैक्टर। मल्टीप्लाई करें तो 6 है, ऐड करें तो माइनस का 1 है। जब इसके फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x + 1 डिवाइडेड बाय x² - का 3x + 2x और प्लस का 6। अब देखें ये ऐसे फैक्टर हैं 3 और 2, जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं वही -6 आंसर आता है, प्लस का -6 आंसर आता है। अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, माइनस का आता है। इसमें एक और चीज भी है, तो यहाँ पे ना हमारे पास बेसिकली ये बुक में मिस्टेक है, यहाँ माइनस आना चाहिए, क्योंकि इस तरह हमारे फैक्टर नहीं बनते हैं। ये बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे आप माइनस लिख लें तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये बुक में आप ठीक कर लेंगे, यहाँ पे बुक में ना मिस्टेक है। अब हमारे पास क्या है, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 है, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं -6 आता है, और यहाँ -x है, 3 में से 2 चला जाए तो -x बचता है। ये हमारे पास फैक्टर बनने हैं, और इसको आप फिर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x + 1 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से x हम कॉमन ले लेते हैं। जब x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x - 3, तो इसमें से +2 कॉमन ले लेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 3।
यानी इन दोनों में हमने x कॉमन लिया x माइनस 3 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन लिया x माइनस 3। अब इसको हम लिख सकते हैं मजीद कैसे, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, तो हमारे पास बाहर कॉमन आ जाएगा x माइनस 3 और इनटू x प्लस 2। ये हमारे पास टर्म हुई है कि 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3x प्लस 2। अब ये क्या आ गया, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। पहला केस जो है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब इसको हम रिजॉल्व कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन में। जब पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करोगे तो डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, a डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस b डिवाइडेड बाय, तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 2। इससे हम इक्वेशन 1 कहते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब आगे हमने क्या करना होता है, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जो बाई में टर्म होती है, जो एलसीएम हमारे पास आता है सबका, वो है x माइनस 3x प्लस 2। पूरी इक्वेशन को हम x माइनस 3x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब पूरी इक्वेशन को इसी बाई वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या टर्म बनेगी, जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई x माइनस 3x प्लस 2 ऑन बोथ साइड्स, यानी इसी टर्म के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें, जब इस टर्म को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस 3x प्लस 2 इससे कट हो जाएगा। क्या आएगा हमारे पास 3x प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, तो यहां से क्योंकि टर्म कट हो गई है, x माइनस 3x प्लस 2 ये दोनों कट हो गई हैं, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a into, अब a into x माइनस 3 से कट हो गया, क्या बचेगा x प्लस 2। इसके साथ आप लिख सकते हैं x प्लस 2 प्लस b into x प्लस 2 से कट हो जाएगा। जब x प्लस 2 से कट हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 3, तो इसके साथ आप लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 3। ये रिएक्शन हमारे पास आ गया। हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन नंबर 1 को इसी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया। जब इसी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहां से टर्म कैंसिल होगी, 3x प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू a के साथ x माइनस 3 से कट हो गया, x प्लस 2 आ गया, प्लस b x प्लस 2 से कट हो गया, x माइनस 3 आ गया। यहां पे देखने पहुंचने के बाद आप बेशक आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। यहां तक पहुंचने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास a के नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर वाली, इसको 0 के ऊपर पुट करके यहां से कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर इस तरह b के नीचे वाली टर्म को 0 के ऊपर पुट करके यहां से कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब x 3 जो पहले टर्म a के नीचे x 3 है, तो x 3 को हम 0 के ऊपर पुट करते हैं। जैसे इसको हम पुट कर देते हैं x 3 0, यानी x 3 के। अब यही वैल्यू जो है, यही x प्लस 3 3 वाली, इसको हम पुट कर देते हैं n2 के अंदर, यानी जो इक्वेशन 2 ठहरी हुई है ना ये सारी, इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे x 3 0, x 3 और यही 3 जो है इस पूरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब यही 3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस x की जगह पे जब हम ये 3 रखते हैं, 3 3 9 प्लस 1 इज इक्वल टू a n2, x की जगह पे 3 प्लस 2, और जब यहां पे हम 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो ये वाला फैक्टर सारा 0 हो गया। हमारे पास क्या आ गया, 10 इज इक्वल टू 5a, 3 और 2 5a। अब हमें क्योंकि एक ही वैल्यू रिक्वायर्ड है, 5 पे डिवाइड कर देंगे। जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10/5, काट करेंगे तो डियर स्टूडेंट एक वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या आ गया, एक की वैल्यू आ गई। ये हमने एक की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब एक की वैल्यू हमें मिल गई है। अब b के नीचे वाले फैक्टर को 0 के ऊपर पुट करते हैं, जो b के नीचे वाली टर्म है। अब इसको हम पुट करेंगे 0 के ऊपर, इसको पुट कर देंगे x प्लस 2 0
प्लस का 2 है, उधर साइड पे ले जाएंगे x इक्वल टू -2 हो जाएगा और यही वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। अब यही वाली वैल्यू, क्योंकि b के नीचे वाले टर्म को हमने 0 के ऊपर पुट किया और वहां से हमने x की वैल्यू निकाली, वही x की वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, अब यहां देखिए जब हम -2 पुट करेंगे x की जगह पे तो माइनस का 6 आ जाएगा, -6 प्लस 1 यहां पहले से मौजूद है और a इक्वल टू, जब x की जगह पे -2 पुट करेंगे, -2 प्लस 2 ये सारा ऐसा 0 हो जाएगा, -2 -3 -5 हो जाएगा। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, b इक्वल टू -5। हमने क्या किया, x की जगह पे जहां-जहां x लिखा हुआ था वहां हमने -2 पुट कर दिया, ये वाला हिस्सा 0 हो गया और बाकी ये हमारे पास -5 आ गया। तो अब इसको लिख सकते हैं, -6 में से 1 चला जाएगा तो -5 और यहां से क्या आ जाएगा -5b और -5 से कट हो गया तो डियर स्टूडेंट्स b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब यही a की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है, b की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है। अब यही वैल्यूज जो हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन इक्वेशन नंबर 1 बनाई हुई है a b, इस a और b की जगह पे यही जो कांस्टेंट वैल्यू हमने फाइंड की है यही वाली वैल्यू इसमें पुट करेंगे। जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है टर्म 3x + 1 डिवाइडेड बाय 3x + 1 डिवाइडेड बाय x - 3x + 2। तो हमारे पास आ जाएगा x - 3x + 2 = अब क्या आ जाएगा 3x + 1 डिवाइडेड बाय x - 3x + 2 a और x - 3, a की जगह पे a की वैल्यू हमने ये 2 निकाली हुई है, इस a की जगह पे ये 2 पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 और x - 3। फिर इस b की जगह पे b की वैल्यू हमने 1 निकाली हुई है, तो b की जगह पे 1 पुट करेंगे प्लस 1 और x + 2, ये हमारे पास आ जाएगा x + 2। अब ये जो हमने वैल्यू निकाली है सारी पार्शियल फ्रैक्शन वाली, अब ये हमने बेसिकली कहां से ली थी, यहां से ली थी, क्योंकि हमारे पास जो है ना वैल्यू दी थी, सॉल्यूशन नहीं था, इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेट का फंक्शन बन नहीं रहा था, तो उसी को हमने लिया, उसी टर्म को हमने इस फंक्शन को लेके उस पे पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया। अब वही वैल्यू दोबारा हम यहां आके पुट करेंगे, जो कि हमारे पास ये ठहरी हुई है और ये चीज इक्वल है इसके जो हमने फैक्टर बनाए थे, तो ये टर्म इसके लिए इसके इक्वल है, तो इस सारे की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी जो हमने ये निकाली है। इसे बेशक आप क्वेश्चन नंबर 2 है और इसे आप क्वेश्चन 3 कह दें। ये जो 3 है ये इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, अब हमने ये 1 इसको दी हुई है, जब 1 किसको दी हुई है तो अब आगे क्वेश्चन है उसको छोड़ दे, उसको 1 का नेम ही ना दें, ये छोड़ दे। अब ये 1 ये होगी और 2 वो होगी, इसको आप 3 का नेम दे दें। अब यही वैल्यूज जो है 3 किसी क्वेश्चन में आके हम पुट करेंगे जो हमारे पास फंक्शन ठहरा हुआ था बेसिकली 3x + 1 और x² - x। तो हमारे पास क्या है फंक्शन बेसिकली है हमारे पास इंटीग्रल, हमारे पास है 3x + 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास है x² - x - 6 dx = तो हमारे पास क्या है, हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये चीज, ये सारी चीज जो है ये बेसिकली इसके इक्वल, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 3, ये सारी चीज बेसिकली इस टर्म के इक्वल है। तो आप लिख सकते हैं, इसको आप नीचे लिख दें इंटीग्रल, इस सारे की जगह पे मैं लिख रहा हूं 2 ओवर x - 3 प्लस 1 ओवर x + 2 और n2 dx। हमने क्या किया है, इस सारे की जगह पे ये वैल्यू हमने लिखी है ये वाली। अब इसको अलग-अलग करें, 2 को बाहर ले लें, कांस्टेंट है 1 ओवर x - 3 dx, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर x + 2 dx। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो हम लिख सकते हैं 2 नेचुरल लॉग ऑफ x - 3 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x + 2
प्लस सीक। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। तो ये था कि हमारे पास क्या था कि एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया था जो कि हमारे पास किसमें था कि उसकी इंटीग्रेशन, हमने इसको इंटीग्रेट करना था, लेकिन उसकी इंटीग्रेशन ऐसी बन रही थी, इंटीग्रेशन ऐसी बन रही थी कि वो इंटीग्रेट नहीं बन रही थी। फंक्शन ऐसा था कि उसके वो जो पीछे हम जितने भी रूल पढ़े हैं वो नहीं अप्लाई होते थे, और ये ऐसा टर्म थी कि जिस पे हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना पड़ा है। उसके हमने फैक्टर बनाया, फैक्टर बनाने के बाद उस पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद सारा उसको सिंपलीफाई किया, a b की वैल्यू निकाली, फिर उधर आके दोबारा इस जगह वैल्यू पुट की, फिर वो हमारे पास इंटीग्रेट हो गया, जो कि हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। मजीद भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।